जय हिंद। आज हम बात करते हैं कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है ब्लड, उसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसका कंपोजिशन बताएंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक। उसको हम समझते हैं। ब्लड, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त, उर्दू में बोलते हैं लहू। ब्लड का अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। देखो, इसका सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जानते हैं। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है। अब देखो, कोलाइड क्या होता है। कोई भी चीज़ को अगर आप कपड़े या कोई चीज़ पर छानते हैं तो उसका 100% उस पार नहीं जाकर उसका कुछ परसेंट ऊपर में अगर फंस जाता है तो वैसे पदार्थ को हम कोलाइड करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहे। जैसे दूध, अगर दूध को अगर आप छानिएगा तो उसका कुछ न भाग ऊपर में फंस जाएगा। मलाई, उसको अगर छानिएगा तो उसका कुछ न कुछ भाग ऊपर में फंस जाएगा। ठीक उसी प्रकार का ब्लड को भी अगर छानते हैं तो उसका भी कुछ न कुछ भाग ऊपर में फंस जाएगा। इस प्रकार हम इजीली कोलाइड को छान कर हम इजीली पहचान सकते हैं। देखो, ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, अतः ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ब्लड का पीएच जो है ये 7.4 होता है। देखो, कोई भी चीज़ का पीएच 7 से कम हो गया तो वो अम्ल होगा, 7 से ऊपर हो गया तो वो क्षार में आएगा, और 7 पे है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ब्लड की मात्रा पुरुष में 5.5 लीटर होता है, जबकि महिला में 5 लीटर होता है। अब कहोगे पुरुष में 5.5 लीटर, महिला में 5 लीटर, आधा लीटर का अंतर कैसे हो गया। देखो, पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे उसका शरीर भी थोड़ा हार्ड होता है, जबकि महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ा कम होता है, जिससे क्या उसका शरीर भी थोड़ा सॉफ्ट होगा। अगर एक फैट महिला को मारिए और एक फैट उतना ही करके एक औरत को मारिए, जितना दर्द एक स्त्री मतलब महिला को होगा उतना दर्द पुरुष को नहीं होगा। मतलब जितना चोट महिला को लगेगा उतना चोट पुरुष को नहीं लगा। उसका कारण है हीमोग्लोबिन। पुरुष में हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जबकि महिला में हीमोग्लोबिन पुरुष की तुलना में थोड़ा कम होता है। आप समझते हैं ये ब्लड का निर्माण। देखो, ब्लड का निर्माण जो एडल्ट लोग, वयस्क लोग जिसके शरीर में हड्डी पूर्ण रूप से हुआ है, उसके शरीर में ब्लड का निर्माण हड्डी के बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। देखो, जब आप चिकन उकन खाते हो उसकी बड़ी हड्डी, जैसे जांग की हड्डी उसकी बड़ी होती है, उसको अगर आप तोड़िएगा तो उसके अंदर देखिएगा लाल लाल टाइप का कुछ न कुछ मच्छरदानी टाइप का या कपड़ा टाइप का उसमें फंसा हुआ रहता है, वही अस्थि मज्जा है। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। उसी में ब्लड का निर्माण होता है। ये एडल्ट लोग में होता है। लेकिन बात करते हैं भ्रूण, जो बच्चा अभी माँ के पेट में, देखो माँ के पेट में 3 महीना का है तो वो भी भ्रूण कहलाएगा। माँ के पेट में अगर बच्चा 9 महीना का भी, वो भी भ्रूण कहलाएगा। अगर वो बच्चा जन्म ले लिया तब वो भ्रूण का नाम उसका नहीं रहेगा, तब उसका नाम रहेगा बच्चा। तो वो हम बात करते हैं भ्रूण, जो बच्चा अभी माँ के पेट में, उसके शरीर में हड्डी पाया ही नहीं था। अगर हड्डी पाया भी जाता तो इतना नाजुक होता है, उसको जैसे मुड़िएगा वैसे मुड़ जाएगा। उसके शरीर में यानी कि बोन मैरो नहीं पाया जाता। उसके शरीर में लीवर जो होता है, लीवर का एक भाग है मेसोदर्म, उसी मेसोदर्म में ही ब्लड का निर्माण होता है, भ्रूण। देखो, ब्लड में एक होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, वसा का एक रूप होता है। जैसे आप काजू, किशमिश, बादाम उदाम अगर खूब जो खाइएगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर के ब्लड में जो है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक डेसीलीटर D/L है, यानी कि प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। देखो, आजकल जो पैथोलॉजी लैब है, यानी कि ब्लड जो जहाँ ब्लड जाँच करता है, वहाँ जो ब्लड की मात्रा जो निकलता है वो डेसीलीटर निकलता है, इसलिए मैं यहाँ पे डेसीलीटर लिखा हूँ। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो हमारे शरीर के ब्लड में जो है उसमें 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग का क्या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। वो क्या होता है कि दिल पर आकर चिपक जाता है, दिल को सही ढंग से धड़कने नहीं देता है, जिससे क्या होती है हार्ट अटैक हो जाती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, हम लोग ठीक ठाक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग के हार्ट की संभावना हो सकती है। देखो, ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है। देखो, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए ब्लड का रंग लाल होता है। वही तेलचट्टा हो गया, क्या घोंघा होगा, उसके शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसके शरीर के ब्लड जो है वो लाल नहीं होकर सफ़ेद होता है। ये हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का शरीर में जो ब्लड जो है लाल होता है। इसको हम आप जानते हैं इसकी मात्रा। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो पुरुष में है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यहाँ भी देखो मैं डेसीलीटर लिखा हूँ, और स्त्री में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखो यहाँ भी पुरुष में 1 ग्राम, स्त्री से ज़्यादा है।
इसलिए कि क्योंकि स्त्री से पुरुष में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ से 5 लीटर लिखा हूँ, इसीलिए स्त्री से पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा है। यहाँ 13 है तो यहाँ 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखिए, अब जानते हैं ये ब्लड जो है स्टोर कहाँ रहता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का शरीर कहीं कोनो अंग ज़्यादा कट गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उस दरमियान क्या होता है, हमारे शरीर से ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल लेता है। उस ब्लड को पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में एक एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन जो एक पेट में होता है, पेट को हम उधर बोलते हैं। आप पेट में जो खाली जगह रहता है, तब हम लोग खाना खाते हैं तो वो पेट में चले जाता है, इसलिए पेट को उदर गुहा बोलते हैं। ये उदर गुहा के बाएं साइड में ये एस्पिरिन होता है। ये एस्पिरिन क्या करता है कि ब्लड को स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए। किसी कारणवश अगर किसी को दुर्घटना हो गई तो उस समय उसके शरीर से ब्लड ज़्यादा निकल जाता है, उस केस में ये एस्पिरिन क्या करता है, उसके शरीर में ब्लड दे देता है। यानी कि स्टोर की बात करेंगे तो एस्पिरिन है। इसको एस्पिरिन को हिंदी में बोलते हैं पिलिया या तिल्ली। ये एस्पिरिन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं क्योंकि ये स्टोर करके रखता है। और एस्पिरिन को आरबीसी का कब होता है, ये ब्लड का एक भाग है आरबीसी। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब ये आरबीसी मरता है तो ये ब्लड में घूमते रहता है। जब ये एस्पिरिन के पास आता है तो एस्पिरिन क्या करता है, ये मरी हुई आरबीसी को अपने पास रख लेता है। और एस्पिरिन में लाइसोसोम आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया था, इसलिए ये लाइसोसोम खत्म नहीं होता है। ये मरी हुई लाइसोसोम उसी में घूमते रहता है। तो वही मतलब आरबीसी, मरी हुई आरबीसी को मारने के लिए एस्पिरिन क्या करता है, वो मरी हुई आरबीसी को अपने पास रख लेता है। और एस्पिरिन में लाइसोसोम पाया जाता है, वो लाइसोसोम ये मरी हुई आरबीसी को खाकर ख़त्म कर देता है। यानी कि जब आरबीसी मरता है तो कहाँ रहता है, एस्पिरिन के पास जाकर रह जाता है। इसलिए एस्पिरिन को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। अब देखो, ये रक्त पेशेंट है। देखो, हमारे शरीर में रक्त जो है यानी कि ब्लड ये घूमते रहता है। 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बीपी कहते हैं। डॉक्टर लोग जो बीपी चेक करता है वही देखता है कि 120 की स्पीड से ज़्यादा कि 80 की, किसी कहता है 130/90, किसी कहता है 130/80। इस प्रकार सब आदमी को बीपी रहता है। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है इसका प्रेशर 120 से पूरा शरीर में जाता है। पूरा शरीर से हृदय में 80 की स्पीड से आता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने कहा था कि जब तक हमारे शरीर में ब्लड जो ये घूमते रहेगा तब तक जब तक हमारे शरीर में ब्लड घूमते रहेगा तब तक हम लोग क्या जीवित रहेंगे। और जब तक हमारे शरीर में ब्लड घूमते रहेगा तब तक हमारे शरीर के अंदर तापमान जो है वो 37 डिग्री बना रहता है। अब देखो, कोई भी चीज़ का अगर गति रखिएगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार ब्लड भी 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। इसका भी जाने की भी स्पीड फिक्स है और आने की भी स्पीड फिक्स है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर के जो टेम्परेचर है ये भी फिक्स रहता है 37 डिग्री। अब समझते हैं ये ब्लड का कार्य। देखो, ब्लड के मुख्य रूप से 2 कार्य है, एक है परिवहन, दूसरा है तापमान। देखो, आपको अभी हम बताएं कि कोई भी चीज़ अगर गतिशील रखेगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ब्लड हमारे शरीर में 120 की स्पीड से पूरे शरीर में जाता है, फिर 80 की स्पीड से आता है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर वो 37 डिग्री बना रहता है। मलेरिया नाम की बीमारी में ये एस्पिरिन जो है ये खराब होने लगता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर का तापमान जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। अब हम समझते हैं ये परिवहन। देखो, रक्त जो है परिवहन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को लेकर जाना फिर लेकर आना। ये रक्त जो है हमारे शरीर में परिवहन करता है। ये देखो, 3 चीज़ को मतलब मुख्य रूप से 3 चीज़ का परिवहन करता है। पहला का नाम है पोषण पदार्थों का परिवहन। देखो, हम लोग कोई चीज़ विटामिन चीज़ खाते हैं जैसे केला, अंगूर, सेब भी सब खाते हैं, उसमें क्या है पोषण पदार्थ। वो पचने के बाद उसमें जो पोषण पदार्थ वो पूरे ब्लड में मिला देता है सही। और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन पूरे शरीर को पहुँचा जाता है, जिससे क्या होता है पूरे शरीर में ऊर्जा होता है। यानी कि पोषण पदार्थों का भी परिवहन कौन करता है, ये ब्लड करता है, इसका एक काम है। और दूसरा है गैसों का परिवहन करता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है। ऑक्सीजन आने के बाद वो कहाँ फेफड़ा में आता है। फेफड़ा एक टैंकी काम करता है, उसी ऑक्सीजन को लेकर अपने पास रख देता है। फिर हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को लेकर आता है फेफड़ा के पास, उसमें ऑक्सीजन मिला फिर पूरा शरीर को लेकर जाता है। फिर पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है फेफड़ा के पास। फिर फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रख देता है, उसमें ऑक्सीजन मिला फिर ऑक्सीजन को लेकर फिर हीमोग्लोबिन पूरा शरीर को
चल देते हैं। यानी कि रक्त जो है गैसों का भी परिवहन करता है, गैसों के परिवहन में ऑक्सीजन को लेकर पूरा सही जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पूरा सही से आता है। ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का काम ये है। और उसके बाद है उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। देखो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ भी, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया, ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये सब क्या करता है, ब्लड में घूमते रहता है। ब्लड में घूमते रहता है तो उसको क्या करता है, किडनी जो है वो डायलिसिस विधि के द्वारा उसमें यूरिया, अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थों को निकाल लेता है और ब्लड को, शुद्ध ब्लड को वो जाने देता है। और जब ये यूरिया, अमोनिया हानिकारक जैसे पदार्थ को निकाल लिया, इसको क्या करता है, पेशाब और पैखाना के द्वारा शरीर से बाहर कर देता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड कैसे कैसे काम करता है, उसमें हम आपको प्लाज्मा, कार्पस को हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु के बारे में बताएंगे। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है, कितना आरबीसी होना चाहिए, कितना डब्ल्यूबीसी होना चाहिए, कितना प्लेटलेट होना चाहिए, प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। इस सब का टेक्निकल नाम भी है, इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।